जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसे कि आप जानते हैं द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात हम एक नई शख्सियत के साथ कराते हैं और उसी सिलसिले में आज की मुलाकात हम कराने जा रहे हैं आपसे श्री अजय भारती जी से, जो कि एक्स MLC भी हैं और रह चुके हैं और अभी स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हैं। सर, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर प्रदान करने के लिए रोहित जी। अजय जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि अभी रिसेंटली आप ऑनरेबल LG से मिलने गए थे कुछ मुद्दों के बारे में बात करने के लिए। वो क्या मुद्दे थे और उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया उसके रिगार्डिंग? सिर्फ LG से नहीं, LG साहब से पहले हम आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ भी मिले थे और जो समाज के सामने जो कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, बहुत ही प्रेसिंग इश्यूज हैं, उनको लेकर हमने बात की। दोनों गृह मंत्री जी ने और LG साहब ने भी पेशेंटली उसको सुन लिया और कुछ मामलों पर तो आश्वासन भी दिया, कुछ मामलों में उन्होंने अपनी राय भी व्यक्त की। लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये ऐसे कॉमन है, इस सब की जो आधार में है, जो इसकी बेसिस में मुझे जो इन दिनों का अनुभव जो आता है वो ये है कि एक बड़ा तबका, खासकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसा है, जो अभी भी उस 90 के माइंडसेट में है, जो कश्मीरी हिंदू को एक अदर करके उसको दूसरे हिस्से का या कश्मीर के बाहर का ऐसा मानकर उनको किसी भी सूरत में तंग करना, उनको कश्मीर वापस नहीं आने देना है, इस मानसिकता के साथ काम करता है। इसलिए वो किसी भी मुद्दे पर कश्मीर के जो ये विस्थापित समाज है या माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनको बदनाम करना, उनके बारे में गलत जानकारियां ऊपर फीड करना, ऐसा वो करता है। तो इसलिए अगर आप देखें, चाहे वो PM पैकेज के साथ जुड़े हुए इश्यू है, चाहे वो अभी जो एनक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए बहुत ही बड़ा सरकार की तरफ से उठाया गया उसको लेकर है, या उससे पहले हम यहाँ पर देखें जैसे आयुष्मान कार्ड की बात है, हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ की बात करें, या आप देखिए वो एम्प्लॉयज खासकर मेडिकल डिपार्टमेंट के जो कश्मीर से विस्थापित होने के बाद यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। किसी भी मुद्दे को हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन सामने जब हम बात करते हैं तो हाँ हूं करती है, बिल्कुल हमारे साथ एग्री करती है, लेकिन जब उस पर एक्शन करने की बात आती है तो कोई ना कोई बहाना करके या तो उसको टाल देती है या उसको नेगेट करती है। जी, आपने बात की PM पैकेज एम्प्लॉयज की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली वो लोग वहां पे जो हालात बने कश्मीर में और वो लोग यहाँ आए, क्या आपको लगता है कि उन्हें अभी और टाइम देना चाहिए? जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एम्प्लॉय जो यहाँ पे जम्मू में है, उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए? इसमें बात समय कम या ज्यादा की, थोड़ा और ज्यादा की नहीं है। प्रश्न ये है कि वो वहां पर अपनी जान गंवाने के लिए नहीं गए हुए हैं, वो नौकरी करने के लिए गए हैं, वो वहां पर समाज और सरकार और देश की सेवा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज कर रहे हैं। हाँ, प्रश्न ये है कि वो सुरक्षित माहौल में काम कर पा रहे हैं क्या? अभी जब सितंबर के बाद का जब ये सिलेक्टिव टारगेटिंग किलिंग हुई, तब तक तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, नौकरी कर ही रहे थे। लेकिन अचानक जो ये नए प्रकार का थ्रेट हुआ है, इसमें 90 से भी ज्यादा इस वक्त जो एक खतरा, एक सुरक्षा का दृष्टि से जो है उनके सामने है। तो इसलिए प्रश्न ये है कि वो अपनी जान बचाए कि नौकरी बचाए। तो कोई भी व्यक्ति होगा, मैं भी हूंगा, आप भी होंगा, ऐसे समय में जान है तो जहां है, ऐसी वाली बात आती है। लेकिन मैं जो पहली बात कही कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा सेक्शन है जो इनके बारे में एक गलत फीडबैक ऊपर दे रहा है। अब हमारे सामने, अगर आपको भी, मुझे विश्वास है कि आपको भी इसकी जानकारी रही होगी, एक जो कैंप में थोड़े बहुत लोग रहते हैं ट्रांजिट कैंपस में, उनको छोड़कर बहुत बड़ी संख्या इन 4000 लोगों में से ऐसी है जो रेंटेड एकोमोडेशन में रहती हैं। महिलाएं भी, हमारी बहनें हैं, छोटी लड़कियां हैं जो किराए पर रहती हैं। अभी जब ये किलिंग्स का तो वो मकान मालिक को भी लगता है कि इनकी वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर इनको कुछ हुआ तो सबसे पहले हम डर लिए जाएंगे, तो वो इनको अपनी जगह करते हैं, भाई आप हमारा मकान खाली करो। अगर किसी ने हिम्मत करके उसको कहा कि रहो भी, लेकिन उसने किराया सबसे ज्यादा ये बढ़ा दिया। लेकिन जो लोकल लोग, जो लोकल इसमें से फीडबैक जाता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाकी ओपिनियन, वो कहते हैं कि इनको तो नौकरी ही नहीं कर रही है।
तो इशू वो नहीं है, इशू ये है कि ये सुरक्षित रहकर नौकरी करना चाहते हैं, जान गंवाकर नौकरी कैसे करेंगे। दूसरा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां पर कैंपों में भी रहते हैं लोग, जो एम्प्लॉयज रहते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आपने बाहर नहीं निकलना है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस थमा देते हैं कि ज्वाइन नहीं किया तो नौकरी से निकाल देंगे। तो ये कंफ्यूजन है। इसलिए मैं जब एलजी साहब से मिला, मैंने उनके ध्यान में यही विषय लाया कि ये इस तरह की बात है, और मैंने उनको एक रास्ता भी सुझाया। मैंने कहा अभी देखिए आपके पास जो अपनी ट्रांजिट अकोमोडेशन जो 6000 सबके लिए बननी है, वो अभी पूरी तैयार नहीं है। तब तक आप कुछ बिल्डिंग्स हायर कर लीजिए, किराया देने के लिए तैयार है। ये जो बाहर किराया दे देंगे, लेकिन वो आपके हिसाब से सुरक्षित रहेगा, आप एक जगह इनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए वो टेम्परेरी 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने के लिए, जब तक ट्रांजिट अकोमोडेशन जिसकी तैयार होती जाएगी, उनको शिफ्ट करते जाइए। तो उस पर एलजी साहब का मानना था कि इसको देखा जा सकता है। तो वो हालांकि उनको उसमें डिफिकल्टीज भी लग रही थी, लेकिन कैसे फिर भी इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ही एक प्रोएक्टिव होकर इसमें इनकी जो ये प्रॉब्लम है इनके सामने, ये नौकरी नहीं करना चाहता है ऐसा नहीं है। वो अभी भी जब वो चाहे जम्मू में या कैंप में बैठे हैं, वो ऑनलाइन काम करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का, जिनका ऑनलाइन काम पॉसिबिलिटीज है वो कर रहे हैं, कोई रिलेक्टेंस किसी की नहीं है। लेकिन हाँ, उनके सामने और उनके परिवारों के सामने, उनके पेरेंट्स के सामने, उनके बाकी घर वालों के सामने ये प्रश्न है कि अगर जिंदा रहेंगे तभी तो नौकरी भी कर पाएंगे। इसलिए उनकी उस सुरक्षा की भावना को सिर्फ उन्हीं में नहीं है, वो सब में है वहां पर, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ रहने वाले लोग हैं या ये है, तो उनको भी ये है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें स्टेप्स लेना होगा, चाहे वो समय देने की बात है या अरेंजमेंट करने की बात है, वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी। वो ना तो ये एम्प्लॉयज डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे लेवल के लोग हैं, एम्प्लॉयज है, इसमें डिसीजन मेकिंग में इनका रोल नहीं है। इन्होंने अपनी समस्या बताई है, और हम भी समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स होने के नाते इनका हम पर विश्वास है, इसलिए हमसे मिलते हैं, तो हम उनकी बात आगे जो डिसीजन मेकर्स है उन तक पहुंचा देते हैं। जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे ऑनरेबल जो एलजी साहब है, उन्होंने भी इस पे संज्ञान लिया है, जैसा कि अजय जी ने बताया। और साथ साथ में हमारे डिप्टी कमिश्नर भी बहुत दिनों से कश्मीर में है। क्या लगता है आपको कि वो इसी सिलसिले में कश्मीर में है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, उनसे भी मिले हैं। वो जो बाकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से डायरेक्टर एजुकेशन वगैरह बाकी सब लोगों के साथ मिले हैं, और साथ में ये जो एकोमोडेशन वाला जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको भी विजिट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने मुझे फोन पर बताया। इसलिए वो भी सीरियसली इसको टेकअप कर रहे हैं, और ये जो कंसर्न है बीइंग ए नोडल ऑफिसर ऑफ द डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी, वो भी अपने काम को बखूबी कर रहे हैं। ऐसा जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने जो मुझे जानकारी दी है, तो इसलिए वो भी कश्मीर में इसी वजह से इन सब चीजों को मिलने भी गए, उनका थोड़ा ढाढ़स भी बनाने के लिए, प्लस जो रास्ते निकल सकते हैं वो क्या क्या हो सकता है। जहां तक मेरी जानकारी है तो उन्होंने शायद वो ऑफिशियली कम्युनिकेट भी हायर अथॉरिटीज को किया है। पैन टेररिज्म से कैसे डील किया जाए और जो इम्पैक्ट है उसका वो क्या है? देखिए, जब ये जो टर्म चली है, ये पैन टेररिज्म, ये है कि बहुत ही वाइट कॉलर सोफिस्टिकेटेड पर्सन ऑफिस में बैठा है, सेक्रेटरीट में बैठा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या डिविजनल लेवल पर बैठा है, और सरकार का काम कर रहा है, सरकार से तनख्वाह ले रहा है, लेकिन उसकी मानसिकता भी यही एक्सक्लूसिविज्म की है, जो अदरिंग की कर, जो दूसरे को हमारे साथ नहीं रहना चाहिए इसलिए उसको कैसे भी तंग करें, इस प्रकार से है। जब ये जो मानसिकता है ये हर लेवल पर दिखाई देती है, विजिबल है। इवन जो हमारे वहाँ पर जो लोकल बॉडीज में या पंचायतों में जो लोग वहाँ पर भी गए, हम उनके साथ भी जो व्यवहार होता हुआ देख रहे हैं। हर जगह होता है, ये भी सही नहीं है, लेकिन हमने कुछ सिलेक्टेड एरियाज में दिया, हद से ज्यादा तंग करना, यानी कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना कि उनको तंग न किया जाए। इस प्रकार का जो ऑफिस में बैठकर, सरकार के दफ्तर में बैठा हुआ, सरकार से तनख्वाह लेकर, लेकिन काम वैसा कर रहा है जो न सरकारी नीतियों के, न किसी मजहब, न किसी मॉरल ग्राउंड पर जस्टिफाई हो सकता है, तो इसको भी एक तरीके से टेररिज्म के साथ ही जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो भी आतंक फैलाता है।
वो गोली से आतंक नहीं फैलाता है, वो कलम से नोट लिख कर देता है, ऑब्जेक्शन रेज करके कर देता है, गलत ऑब्जेक्शन रेज करके कर देता है, गलत म्यूटेशन करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत एंट्री करके कर देता है, या ऊपर गलत फीडबैक देकर करता है। तो इसी से, क्योंकि जो आपके जैसा नहीं है, जो आपके ख्यालात से मुतफिक नहीं है, जो आपसे मेल नहीं खाता है, उसको यहां से निकालना है, यह उसकी मानसिकता है। टेररिस्ट की भी यही है कि आप मेरी बात नहीं मानते हो, इसलिए आपको जीने का हक नहीं है, ये कहता है आपको रहने का हक नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं, पेन टेररिज्म या जो ये ऑप्शन में ऐसे आतंक फैलाते हैं, बहुत ही डेंजरस है। और आज अगर मैं इसका टारगेट बनता हूं, आज जो उसको सपोर्ट कर रहा होगा या उसकी इस एक्शन को देखकर खुश हो रहा है, निश्चित मानिए कल वो भी टारगेट बनने वाला है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसकी रिलीजियस फेथ क्या है। क्योंकि इसका तो स्वभाव है, इसको तो आनंद लेना है, इसको तो दूसरे को तकलीफ देने में आनंद आती है, तो कल वो भी टारगेट बनेगा। आज अगर मैं हूं, कल दूसरा भी नहीं बचेगा। आप कोई अपील करना चाहेंगे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को या कोई कम्युनिटी को, कुछ ऐसी अपील जिससे? निश्चित रूप से देखिए, अभी भी हम संघर्ष में हैं, समाज पूरा भी है, और ये पीएम पैकेज के जो हमारे बच्चे हैं ये भी संघर्ष में। मैं इनसे दो चीज निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि एक तो पेशेंस को लूज ना करें। ठीक है, क्या क्या रास्ते निकल सकते हैं, सरकार से बातचीत हम भी करेंगे, आप भी कर ही रहे हैं, और रास्ता निकलेगा। क्योंकि इससे भी हमने डार्क टाइम्स देखे हैं, हम उससे भी निकले हैं, इससे भी निश्चित रूप से निकलेंगे। और आज इतनी अच्छी सरकार, इतनी मजबूत सरकार, इतनी लीडरशिप हमारी क्लियर है कि जो इस सारी चीज को एड्रेस करेंगे, और ये जितनी भी सारे दिक्कतें आएंगे ये खत्म हो जाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। समाज से मेरा जो अनुरोध रहेगा, समाज के हर तबके के साथ, चाहे वो नेतृत्व हो चाहे आम व्यक्ति हो, कि इन बातों को घर में बैठकर ही ना उसके बारे में टिप्पणी करें, फेसबुक पर ही खाली नहीं करें, बल्कि बाहर आकर इस समस्या को समझें और इसमें से हल होने का एक हिस्सा बने। इसको कोई अपॉर्चुनिज्म के तरीके ना ले कि मैं अपने स्कोर, क्योंकि मेरे को जो बीजेपी पसंद नहीं तो इसलिए इस वक्त बीजेपी के खिलाफ मैं बोलूंगा, या किसी को और कोई तरीका लगता है। इस वक्त ये समाज के लिए किसी भी पार्टी या और किसी पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर की बात है। ये बच्चों के 4000 जो बच्चे गए हुए हैं या 2000 जो और जाने वाले हैं, उन सब के भविष्य, और ये हमारे समाज का फ्यूचर है, ये आगे आने वाली पीढ़ी है। इसके बारे में जो पॉसिबल वेज हैं उसके बैठकर मनन करना होगा, बैठकर इकट्ठा करना होगा और एक्शन करनी होगी। क्योंकि जो सरकार जो भी तरीका हमारे पास उपलब्ध है डेमोक्रेटिक वेज में और हर लिहाज से, चाहे वो बात मिलकर पहुंचानी है या और किसी भी तरीके से, समाज को उसको अपनाना ही चाहिए। लेकिन इनका उपयोग, इनका यूज नहीं करना होगा अपने पर्सनल स्कोर्स के लिए। इनकी प्रॉब्लम्स को समझकर इनके हल का एक हिस्सा बनना होगा और एडमिनिस्ट्रेशन पर ये इम्प्रेस अपॉन करना होगा कि इनकी जायज डिमांड्स को एड्रेस किया जाए और उसको बराबर का हक मिलना चाहिए। दो चीजें आपके और ध्यान में होंगी ही, मैं उसको अंडरलाइन करूंगा। जैसे SO 194 है, अब ये इतना अन्यायपूर्ण है। आप तो पहले खुद ही डिसाइड कर लीजिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं उनको डिसाइड करना है कि ये परमानेंट एम्प्लॉयज बनने वाले हैं कि ये जीवन भर टेम्पररी रहने वाले हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेक्शन देखा है जो मानता है कि ये जी परमानेंटली टेम्पररी रहेंगे, तो फिर आपको वो 2 साल वाला आप उन पर क्लॉज क्यों लगाते हो? इक्वल रहे ना, जो जैसे एम्प्लॉयज हैं, अगर ये 2 साल के बाद आप इनको परमानेंट करना चाहते हैं तो इन पर जो क्लास है उसको वो लगा लीजिए। SO 194 लागू है, जायज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 2 साल के बाद भी आप इनको टेम्परेरी ही रखेंगे, इनको कहीं सीनियरिटी लिस्ट में नहीं डालेंगे, इनको प्रमोशन नहीं देंगे, इनको बाकी फैसिलिटीज नहीं देंगे, तो ये तो अन्याय है ना। या तो आप इसको स्पेशल पैकेज मानकर इनके उस हिसाब से ट्रीट कर लीजिए, या रेगुलर एम्प्लॉयज मानकर जो सबके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं वैसा कर दीजिए। और ये जो वायलेशंस आप करते हैं फंडामेंटल राइट्स के इनके, उसको बंद करना होगा। दूसरा, मेरी जानकारी में एक बहुत ही ऐसी जानकारी मिली है कि जैसे कश्मीर घाटी में जो LIC के साथ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो मुलाजिम है,
आप उनको रिस्क अलाउंस देते हैं, जो कश्मीर के रहने वाले अपने घरों में रहते हैं, और वो रिस्क अलाउंस डीए से रिलेट करके उनको यानी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो और किसी डिपार्टमेंट में ऐसे ही। अगर उनको आप रिस्क अलाउंस देते हैं कश्मीर में नौकरी करने का, तो ये पीएम पैकेज वालों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मतलब उनको आप उनमें अंतर कैसे करते हैं? एक तो वो बता दीजिए उनको किस आधार पर आप देते हैं, क्योंकि इधर से तो यही एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम करते हैं नहीं यहाँ कोई रिस्क नहीं है, आप आकर ज्वाइन कर लो, इनको आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप किसी को रिस्क अलाउंस दे रहे हैं। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपना कंफ्यूजन दूर करके एक ही उस पर आना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जिस लेवल पर है। इसीलिए मैंने एलजी साहब के भी ध्यान में लाया, और उससे पहले गृह मंत्री जी के भी ध्यान में उनके सामने भी ये रखा है। हालांकि गृह मंत्री जी के साथ हमारा बहुत कम समय था जो उनका शेड्यूल था, इसलिए डिटेल्ड बात नहीं हुई, लेकिन लिखित में हम सब ने वो दिया हुआ है। और मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप से भी जो इसके साथ एग्री करती है वो भी इसको आगे टेकअप करने वाली है निश्चित रूप से, और फोर्स के साथ। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो सेक्शन बैठा है इसको अपना रवैया निश्चित रूप से सुधारना ही होगा। और हमारी एलजी साहब से आपके माध्यम से भी पुनः अपील है कि इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी से तय करें, इन बच्चों के भविष्य, इनकी जीवन इनके साथ ना खेला जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन को कसना ही होगा। ड्यूकॉम कश्मीर के भी वो भी बहुत ही अच्छे ऑफिसर है, उनके भी ध्यान में ये सारी प्रॉब्लम्स है, उनको भी इसका हल खोजना ही नहीं होगा, बल्कि हल का हिस्सा बनते हुए इन सब के साथ जो गलत जानकारियां ऊपर भेजी जाती है उसको छोड़कर एक ही तय की जाए। अगर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मानती है कि नहीं अब ये ठीक है, अब ये रह सकते हैं, दोनों मिलकर ये कहें। ऐसा ना हो कि फिर लोकल लेवल का ऑफिसर एसएचओ, एसपी, एसएसपी आकर उनको मैसेजेस देता है कि जी आप बाहर नहीं निकलना। अगर बाहर नहीं निकल सकते तो फिर ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसको कैसे करेगी कि आपने ड्यूटी रिज्यूम नहीं की तो आपको ये हो जाएगा। तो उस कंट्राडिक्टरी माहौल को समाप्त करते हुए इनके बारे में सही जानकारी दें और पब्लिकली देना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हम एक ऐसे ओपन और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में रहते हैं, जाने और नहीं गवा सकते हैं। ये मेरी छोटी सी जी बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई हैं, जैसा कि अजय जी ने बोला है कि SO 194 के बारे में इन्होंने पहले भी बात की थी कि वो जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, उस पर जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी भी इतनी है और उनको अकोमोडेशन का रेंट भी देना पड़ रहा है। साथ साथ में पेन टेररिज्म भी बहुत रिस्क है, खतरनाक है, टेररिज्म के बराबर इक्विवेलेंट है। और जो इंश्योरेंस की बात की है, जो आपने बात की इंश्योरेंस की, वो भी बहुत जरूरी है। अगर बाकी लोगों को मिलता तो इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये सेम उसी जगह पे है। अजय जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो हमने छेड़ा हुआ है, जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ टिप्पणियां करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक टिप्पणियां करते हैं, कितना बुरा असर उससे समाज में पड़ता है और उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? इसके भी दो पहलू है। कुछ तो अपने नाम से ही सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो भी सिर्फ काम करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव सोचे बगैर कमेंट करते हैं, उसका तो नुकसान है ही। लेकिन उससे भी जबरदस्त नुकसान उन लोगों का है जो अपने नाम से नहीं कर रहे हैं, दूसरे के नाम पर, और इधर का उधर, उधर का इधर, फेक न्यूज से लेकर और गलत जानकारियों के बारे में गलत कमेंट, प्रोवोकेटिव कमेंट ऐसे करके कर देते हैं। मैं समाज के उन सारे रिस्पॉन्सिबल लोगों के साथ जो अपने नाम से करते हैं उन सबको भी ध्यान में रखूंगा कि सिचुएशन को समझ लीजिए। सिचुएशन इतनी अच्छी, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल मीडिया है, इसको इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिवली करना चाहिए। इसलिए उसमें कोई ऐसी बात, आप सीरियस बात करना चाहते हैं तो हमारे पास नेटवर्क्स हैं, आप आकर कहीं पर बैठकर और उसमें जो पॉजिटिवली आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोशल मीडिया का, उसको भी इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं है। दुनिया भर में इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हम सब देख रहे हैं, हर लेवल पर देख रहे हैं। साथ में मैं उनसे ये भी कहूँगा, जब आप किसी फेक आइडेंटिटी को देखते हैं उसको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके नुकसान पर्सनल कुछ उनके ये नहीं, गांव जल गया, शहर जल गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका शायद मुद्दा ही वही होता है। तो मेरा ये कहना है, निवेदन है सबसे कि वी मस्ट बिहेव रिस्पॉन्सिबल।
हमारे पास पक्की जानकारी हो तभी उसको आगे शेयर करें, बढ़ाएं या लोगों को उसको सोशल मीडिया पर इसके साथ शेयर करें। जानकारी आपने पक्की नहीं है, आपने कन्फर्म नहीं किया, तो किसी भी चीज को शेयर मत करिए और उसको बढ़ावा मत दीजिए, पहले कंफर्मेशन कर दीजिए। क्योंकि आज सोशल मीडिया के अगर हम देखेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट्स, और वो बहुत ही डेंजरस लेवल, हमने अभी देखा कि एक मणिपुर के बारे में, त्रिपुरा के बारे में झूठी एक न्यूज फैलाई गई और दंगे कितने फैल गए। तो ये ना हो, क्योंकि सरकार भी इसको सीरियसली ले रही है, लेते ही रहेगी और लेना चाहिए, क्योंकि जो गलत चीज को आगे बढ़ा रहा है उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। और हमारे ध्यान में भी आता है तो हमको रिपोर्ट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इसका ये भी इलाज नहीं है कि हम सोशल मीडिया से दूर रहें। बहुत ही पावरफुल मीडियम हमारे पास है, इसका उपयोग पॉजिटिविटी के लिए, इसका उपयोग समाज के सुधार के लिए और दूसरों के भले के लिए होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी। मैं उन सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उसे पॉजिटिव में करें, और अगर आप अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव वे में यूज करें और जो भी न्यूज़ें, रिपोर्ट्स आती हैं या कुछ भी मैसेजेस आती हैं उन्हें फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आप तक वो सही जानकारी पहुंची है या नहीं पहुंची है, आप लोग बिना देखे वो फॉरवर्ड कर देते हैं। सो ये अपील है टीआरएम की तरफ से, और अजय जी ने भी जैसे बताया कि ये कितना हानिकारक है, अपने देश को कंट्रीब्यूट करें इस मामले में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद द राइट न्यूज़। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका ये अवसर प्रदान करने के लिए। कैमरामैन असम के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज़। जय माता दी।